जय हिंद बच्चों। मैं मनीष सेप्टा आपका दक्षिणा ई क्लासरूम में बहुत स्वागत करता हूं और आज हम शुरू कर रहे हैं वर्क पावर एनर्जी का जो आपको होमवर्क मिला है लेक्चर 2 में, उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो होमवर्क कम था, ज़्यादा नहीं है, तो आइए अपने 1 बाय 1 सभी सवालों को शुरू करते हैं। तो आप अपना मॉड्यूल निकाल लीजिए या फिर आप स्पेसिफिक उस प्रॉब्लम पे चले जाइए जहाँ पे आपको दिक्कत था। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं B1 की। आपको बी सेक्शन गिवन था ना, आपको बी सेक्शन के अंदर B1 से B4 पूरा था। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं B1 की। तो B1 में क्या बोल रहा है, द पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 5 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ F। एक कोई फोर्स गिवन है आपको, कैसा फोर्स है बच्चों, दैट इज 3x² माइनस 2x प्लस 7 माइनस 2x प्लस 7 ये फोर्स है। और इस फोर्स के इन्फ्लुएंस पे पार्टिकल मूव करता है x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 5 तक मूव करता है। आपसे पूछा गया बताइए वर्क डन कितना आएगा। तो बोलो वर्क डन का जो फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं वो होता है F डॉट ds। पर ये तब सही है, इसको आप Fs को सीधा लिख देते हैं। पर ये कब सही है सर, जब आपके पास पूरे डिस्प्लेसमेंट में फोर्स सेम हो, तभी आप लिख सकते हैं ना। पर अगर मान लीजिए हर एक डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन में फोर्स डिफरेंट डिफरेंट होगा, तब आप ऐसे नहीं कर सकते। फिर आपको लिखना पड़ेगा dw दैट इज F डॉट ds। ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे। सर बड़ा क्यों नहीं लिया भाई साहब, बड़ा तब लेते अगर हर एक पॉइंट पे F की वैल्यू सेम होती, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। हर एक पॉइंट पे F की वैल्यू सेम है तो Fs लिख दीजिए। पर अगर हर एक पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू बदल रही है आपके पास में, तो आपका F डॉट ds लिखना पड़ेगा। आप क्या बोलेंगे सर, छोटे से डिस्प्लेसमेंट की ड्यूरेशन में जो फोर्स था वो कांस्टेंट था। तो अगर आप बड़ा डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वो पोजीशन के साथ में बदल, दैट इज नो यूनिफॉर्म फोर्स। इसको इंटीग्रेट करते हैं भाई साहब। इंटीग्रेट करने क्या बन जाएगा, वर्क डन बन जाएगा यहाँ पे। ये अगर आप dw का इंटीग्रेट करें तो बड़ा क्या बनेगा, w बनेगा। अच्छा भाई साहब इसका इंटीग्रेशन लिखो यहाँ पे। तो ये बना 3x² माइनस 2x प्लस 7, ये फोर्स हो गया। अच्छा डॉट क्या कर दीजिए, dx कर दीजिए डिस्प्लेसमेंट। सही, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेट करने जाएंगे तो कितना आएगा आपके पास, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या। तो ये बनेगा 3x³ 3, बहुत बढ़िया, माइनस 2x² 2, बहुत बढ़िया, और यहां पे बन गया 7x। ठीक है जी, ये 3 ने 3 को मार दिया, यहां पे अगर आप देखेंगे 2 ने 2 को मार दिया, और ये ऐसा बन गया कुछ। तो वर्क डन का एक्सप्रेशन दिख रहा है बच्चों, x³ माइनस x² प्लस 7x। लिमिट्स नहीं लगाई, अभी लिमिट्स लगाते हैं। तो कहां से शुरू हुए आप, x इज इक्वल टू 0 शुरू हुए, कहां पे खत्म हुए, x इज इक्वल टू 5 पे। तो लिमिट कहां से कहां तक बच्चों, 0 से लेके 5 तक। तो आप इसको लगा दीजिए, दैट विल बी 125 माइनस 25 प्लस 35। क्लियर। तो वर्क डन कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज 135 जूल। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल यहां पे खत्म होता है। अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। बच्चों हम B2 पार्ट की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1 के अंदर B2 प्रॉब्लम की। इसमें क्या बोला गया, ऐसा एक फोर्स है और यहां पे उसका डिस्प्लेसमेंट दिखाया हुआ है। तो F ds का आपको कर्व बना के दिखाया हुआ है। आपसे पूछा गया कि जब डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 35 हो जाता है, तो इस ड्यूरेशन में जो वर्क डन है वो कितना आता है, ये पूछ रहा है। तो आप कैसे करें इसको, तो मैंने क्या बोला था कि वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या होगा। वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds, क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स तो हम लिखते हैं Fs, वेरिएबल है तो F ds करना पड़ेगा। अब या तो आप एक काम कीजिए, इस वाले फोर्स को लिखिए, ये एक अलग फोर्स है, ये अलग फोर्स है, ये अलग फोर्स, तीनों अलग अलग फोर्स है। या तो आप सबसे पहले इस वाले फोर्स के लिए निकालिए, फिर इसके लिए निकालिए, फिर इसके लिए निकालिए, 3 बार कीजिए। या फिर एक तरीका ये भी हो सकता है कि ये एक्सप्रेशन क्या होगा, दिस इज एरिया अंडर Fs कर्व, दिस इज एरिया अंडर Fs कर्व। इसको क्या बोल सकते हैं, एरिया अंडर Fs कर्व। मेरी बात समझ में आ रही है। तो हम एरिया अंडर Fs कर्व निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना है एरिया अंडर Fs कर्व, देखिए। तो बच्चों में ये समझ में आ गया, एरिया अंडर जो Fs कर्व होगा वो आपको वर्क डन दे सकता है। तो यहाँ तक हम एरिया निकाल लेते हैं। कितना एरिया होगा, ये पूरा एरिया होगा। कहां तक, यहाँ तक, ये पूरा एरिया देखना है। सबसे ट्रायंगल का एरिया देखते हैं, तो कितना आएगा, दैट इज 1/2। बेस की वैल्यू कितनी 10, हाइट की वैल्यू कितनी 10, तो कितना आ गया 50। अच्छा इसका देखते हैं हम, इसका देखेंगे तो ये कितना आ गया आपके पास, ये 20 और दिस इज 10, तो ये कितना आ गया बच्चों, ये 200 आ गया ना इसका एरिया। इसका एरिया कितना है 50, इसका 200। अच्छा अब यहाँ तक देखते हैं, यहाँ तक कैसे करें। या तो ऐसे कीजिए, ऊपर ट्रायंगल का निकाल दीजिए। ऊपर ट्रायंगल का कितना हुआ इसका, दैट इज 1/2। बेस की वैल्यू कितनी है 5 और हाइट की वैल्यू कितनी है 5, दैट इज 25/2। अच्छा इस नीचे वाले का देखेंगे बच्चों, तो ये कितना आएगा, दैट इज 25। क्लियर। तो टोटल एरिया अगर अपने जोड़ने जाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, दैट इज 50 प्लस 200 प्लस 25 प्लस 25/2। क्लियर है ये बात। इसको थोड़ा जोड़ के देखते हैं, तो ये बन गया 275, 275 प्लस 12.5। तो अब इस सोल्व करें तो कितना आ जाएगा ये आपके पास, दैट इज 0.578, 287.5 जूल, 287.5 जूल।
क्लियर है सवाल? तो इसमें आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ये जो एक्सप्रेशन था ये आपने काइनेमेटिक्स में भी देखा होगा, वहां पे भी हमने देखा था कि A इज इक्वल टू dv बाई dt, तो A और T का एरिया अंडर द कर्व चेंज इन वेलोसिटी देता है। सिमिलरली जब भी आपके इसमें इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ फंक्शन है, मान लीजिए x dx ऐसे लिखा हुआ है, मतलब क्या x और dx का जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो ये फंक्शन देगा। या फिर मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है क्वांटिटी f dx लिखा हुआ है, या फिर कुछ l dx लिखा हुआ है, या फिर कुछ भी एक टर्म है, मान लीजिए कोई भी टर्म है p, तो p dx लिखा हुआ, तो p और x का जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो p इंटीग्रेशन dx की वैल्यू देगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, B3 प्रॉब्लम है और इसमें क्या बोला गया कि जो मास है आपके पास में वो 10 kg है और उसका एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का कर्व ये है, और आपसे क्या पूछ रहा है x इज इक्वल 0 से क्या x इज इक्वल टू 8 में जाने में जो वर्क होगा वो वर्क कितना होगा। तो हमने अगेन वही बोला, वर्क इज इक्वल टू f डॉट dx, पर f नहीं है यहाँ पे, एक्सेलरेशन है, तो m में डॉट dx लिखा जा सकता है इसको। अरे सही है, ठीक है। a dx जो होगा वो एरिया अंडर द कर्व होगा, तो इसका एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, तो ये वाला आएगा आपके पास, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये वाला 8 है, पर ये 8 किस में, सेंटीमीटर में है ना आपके पास, यहाँ पे x जो है वो आपके पास सेंटीमीटर में है, तो हम क्या बोलेंगे 1/2 बेस की जगह ये डिस्टेंस इट इज 8/100 और हाइट की जगह कितना है आपके पास 20 डिवाइड बाय 100। क्लियर? तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, यहाँ पे साफ हो गया आपके पास, दिस इज 8 डिवाइड बाय 1000 जूल, इतना आ रहा है। सॉरी, ये आपके पास a dx की वैल्यू है, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ a dx। अच्छा, अब ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे डालता हूं, तो ये तो बन जाएगा m मल्टीप्लाई 8/1000, m की वैल्यू पुट कर दो मुझे 10 मल्टीप्लाई 8/1000, इसने इसको मारती है 0.082, ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो सिंपल सवाल था, आपको ये सिखाने की कोशिश की गई है कि जब ये वाली टर्म आती है तो इसका मतलब है एरिया अंडर द कर्व, तो a dx में आप एरिया अंडर द कर्व निकालें तो वो एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, बच्चों हम बात करें प्रॉब्लम नंबर B4 की। B4 बढ़िया सवाल है, इसको अभी हम कर रहे हैं वेरिएबल फोर्स के एक्सप्रेशन से, बाद में आप जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी से ये सवाल और आसान हो जाएगा। मैं बेसिक से बता रहा हूं आपको। सवाल है बोला कि फोर्स आप ऐसे खींच, जैसे ये चेन है आपके पास, ये चेन को नीचे गिर रही है, तो आप ऐसे खींच के बैठे हैं इसको, यहाँ पे आप ऐसे खींच के इसको बैठे हैं और धीरे धीरे आप इसे खींच रहे हैं। तो आपको अगर मान लीजिए इसमें कुछ एक्स लेंथ हैंग कर रहा होगा, तो आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो किसके बराबर लगाना पड़ेगा, इसके वेट के बराबर, दैट विल बी लैम्डा x और g, इतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा ताकि आप ये किसी को गिरने ना दें। ठीक है, ये फोर्स है आपके पास। अगर आप वर्क डन निकालने जाएंगे इस फोर्स का, क्योंकि अब जैसे जैसे आप इसे ऊपर लेके आते x की वैल्यू कम होती जा रही है। देखिए पहले मान लीजिए कुछ 5 मीटर लेंथ थी जो हैंग कर रही थी, आपने खींचना शुरू किया, फिर कुछ 2 मीटर हुई, फिर कुछ 1 मीटर हुई, फिर 0.5 मीटर हुई, तो ये जो लेंथ है वो बदल रहा है। अगर लेंथ बदल तो ये फोर्स ही बदल रहा है। अब आप क्या लिखेंगे वर्क डन को, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, और इस फोर्स से कोरस्पॉन्डिंग कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लीजिए कुछ dx लेंथ मूव किया, क्यों उससे ज्यादा मूव करवा देंगे तो क्या दिक्कत है, बिकॉज अगर आपने ज्यादा लेंथ मूव करवा दी फिर ये x नहीं रहेगा, वो कुछ बदल जाएगा। तो आपको मैं बोलूं, अगर मान लीजिए लेंथ x हैंग हो रहा था तो उसके से फोर्स कितना है लैम्डा xg, और उससे कोरस्पॉन्डिंग कितना डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया ताकि ये x बदले ना, f dx। क्लियर? अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए बच्चों, तो ये क्या बनेगा लैम्डा g x²/2। x की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेके l तक, तो ये वर्क डन आ गया आपके पास। लैम्डा को लिख दे, लैम्डा क्या है यहाँ पे, मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज m/l, आपने इसको लिख दिया m/l g, और यहाँ पे l²/2, ये साफ हो गया। वर्क डन की वैल्यू कितनी है बच्चों, दैट इज mg/l/2। तो यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन की हेल्प से किया, बाद में इसी को आप जब आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़ देंगे तो उससे भी आप कर पाएंगे, उससे ये सवाल और आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो अच्छा सवाल था, क्योंकि आप अभी नया नया पढ़ रहे हैं ना, आपको इंटीग्रेशन एलिमेंट्स पकड़ना ये सब चीज थोड़ी दिक्कत कर सकती है, तो इसलिए आपके लिए ठीक सवाल था। ठीक है बच्चों, अभी हम एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 में सेक्शन बी की बात कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो B1 है उसमें बोला गया फोर्स आपके पास में है F इज इक्वल टू पार्ट 2 का, पार्ट 2 एक्सरसाइज 1। ठीक है, सबसे पहले सवाल में आपको बोल रहा है कि फोर्स का एक्सप्रेशन है F इज इक्वल टू cx, बहुत बढ़िया। और जो वर्क डन है वो कहां से कहां पे, 0 से लेकर x1 तक मूव कर रहा है, तो आप वर्क डन को क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx, बिकॉज आपके पास से फोर्स वेरिएबल है। अच्छा, f भी x में है और ये भी dx में, तो इसको आप डॉट प्रोडक्ट को हटा के सीधा लिख सकते हैं cx dx। लिमिट कहां से, 0 से लेके x1 तक, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी है बच्चों, cx²/2, लिमिट 0 से x1। तो ये सवाल खत्म। ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या आपके पास, बी ऑप्शन इसमें मैच कर जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं B2 पे। ध्यान रखना, जब वर्क डन Fx लिखेंगे, अगर फोर्स कांस्टेंट है या फिर यूनिफॉर्म है, अगर वेरिएबल फोर्स होगा आपके पास में, नॉन यूनिफॉर्म फोर्स होगा, तो आप उसे F डॉट dx लिखेंगे। अच्छा, अब क्या एक्सप्रेशन बोला है सवाल में, द टू स्प्रिंग्स हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 आर स्ट्रेच्ड इंडिविजुअली बाय द सेम
कांस्टेंट फोर्स अप टू द इक्विलिब्रियम, ठीक है। द नो वर्क डन इज डन बाय द फोर्स इन द केस ऑफ द बोथ स्प्रिंग, ये सब बात कर। देखिए अगर मान लीजिए आपके दो स्प्रिंग है, क्लियर, आपने इस पे भी कुछ एफ फोर्स लगाया, इस पे भी आपने कुछ ऐसे एफ फोर्स लगाया, क्लियर है। अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो क्या होगा, अब देखिए ये कुछ इक्विलिब्रियम में जाएगा तो कुछ x1 एक्सटेंशन लेके आएगा, ये कुछ इक्विलिब्रियम में जाएगा बच्चों आपके पास तो कुछ x2 एक्सटेंशन लेके आएगा। अच्छा अब इसे एक्सटेंशन को कैसे लिखूं मैं, तो मैं लिख सकता हूं दैट इज f डिवाइड बाय k1 इज इक्वल टू x1, x2 इज इक्वल टू f डिवाइड बाय k2, दिस इज k1, दिस इज k2। अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया इस फोर्स का वर्क डन, तो ये फोर्स कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो इसकी वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट आया x1, यहाँ पे कितना है x2। तो अगर आप वर्क डन की बात करेंगे तो ये तो आएगा दैट इज f(x1), यहाँ पे वर्क डन कितना है बच्चों f(x2). अब x1 x2 में से कौन बड़ा है, x2 बड़ा है, बिकॉज सवाल में गिवन है k1 बड़ा है एज कंपेयर टू k2, ऐसे गिवन है सवाल में आपको। तो ये x2 आपके पास से बड़ा है, दैट इज x2 इज ग्रेटर देन x1। तो आप क्या बोलेंगे सर, इस वाले केस में जो वर्क डन आएगा वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू पहले वाले केस में। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा बच्चों आपके पास, दैट ऑप्शन सी विल बी मैच कि मोर वर्क इज डन बाय द गैस इन द केस ऑफ सेकंड स्प्रिंग, क्लियर। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स था, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन कुछ अलग आएगा, वो आप पढ़ेंगे आगे आने में, दैट इज हाफ k x इनिशियल का स्क्वायर माइनस x फाइनल का स्क्वायर। यहां पे इस फोर्स का वर्क डन पूछा था, ठीक है बच्चों। छाड़ बच्चों हम B3 की बात कर रहे हैं, तो B3 में क्या बोल रहा है, ए रिजिड बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय ए हॉरिजॉन्टल वेरिएबल फोर्स व्हिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन s। द वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू, तो अब देखिए जो फोर्स है आपके पास में दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू s है आपके पास। तो अगर आप वर्क डन लिखें तो वर्क डन क्या बनेगा बच्चों, दैट इज f डॉट dx या फिर ds बोल दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज फोर्स वेरिएबल है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे जो f आएगा दैट विल बी c बाय s, यहाँ पे ds, इसको आप इंटीग्रेट करने जाएंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, c तो कांस्टेंट है, हमें पता है कि f इज प्रोपोर्शनल टू s है, और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास। तो वर्क डन कितना बन गया बच्चों, वर्क डन बन गया ln s प्लस सम कुछ कांस्टेंट, क्लियर। अब ऑप्शंस में क्या पूछा है वो देख लीजिए। तो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है आपके पास, तो आपके पास में वर्क डन का जो फंक्शन आ रहा है दैट इज ln s के टर्म में आ रहा है। तो आप इसे कुछ भी नहीं, ना तो ये s के प्रोपोर्शन, ना s को, ना रूट s के, तो आप लिखेंगे नन ऑफ दिस। तो इसका बच्चों डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो। बच्चों अभी हम लेक्चर 2 का जो होमवर्क था आपके पास, उसमें एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 प्रॉब्लम नंबर B4 कर रहे हैं ना। B4 थोड़ा सा लैंग्वेज वाला सवाल है, अगर आपने सवाल से ढंग से पढ़ा होगा तो आप गलती नहीं करेंगे, अगर आप सवाल गलत पढ़ेंगे तो दिक्कत है। अब देखिए सवाल में क्या बोला गया कि आप एक पेंसिल से ऐसे कुछ सर्कल बना रहे हैं, क्लियर। अब आपसे पूछूं अगर मैं इस बोर्ड पे इसको चला रहा हूं, इस मार्कर को चला रहा हूं, तो कैसा फ्रिक्शन हो रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन हो रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप लिख ही नहीं पाते, अगर सरफेस स्मूथ होगा आप लिख ही नहीं पाएंगे। तो अगर आपको यहाँ पर पता है सर इसमें जो फ्रिक्शन है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, कैसा फ्रिक्शन लग रहा है बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन। और हर एक पॉइंट में जैसे फ्रिक्शन फोर्स आपके पास में इस तरफ लग रहा है, इस वाले इंस्टेंट पे जब मैं मार्कर को ऐसे लेके जा रहा हूँ नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, मेरा डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। जो एंगल है आपके पास दैट एंगल इज 180 डिग्री। अच्छा सर जी ये बात भी ठीक है। अब अगर आप मुझसे पूछें कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन पेन, तो आप क्या बोलेंगे सर, फ्रिक्शन फोर्स कितना है, दैट इज म्यू के मल्टीप्लाई एन, नॉर्मल रिएक्शन गिवन है आपको, मल्टीप्लाई, देखिए हर एक पॉइंट पे एंगल ऑफ कांटेक्ट, मतलब एंगल जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वो 180 डिग्री है। तो आप एफ डॉट एस होता है ना, एफ डॉट एस, तो एफ को लिख देंगे एफ एस कोस थीटा, और फोर्स कांस्टेंट है आपके पास में इसलिए ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। अच्छा ये फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट कितना, मतलब कितना मूव किए आप, मतलब आप देखिए इस वाले इंस्टेंट पे फोर्स इस तरफ था, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ था, तो हर एक पॉइंट पे जो एंगल है 180 डिग्री है। तो आपको यहां से अगर आप देखेंगे कितना ट्रेवल हुआ ये पाथ, दैट 2 पाई आर, दैट मल्टीप्लाई 2 पाई आर। आप आंसर टिक करने जाएंगे सी पर, आपको दिखाई देगा ये आंसर नहीं है। क्या गलती कर रहे हैं, गलती ये करे से पूछा क्या है वो तो देखिए, इसने ये पूछा है द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन सरफेस, ऑन ए सरफेस, इस सरफेस के ऊपर कितना फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन आ रहा है वो पूछ रहा है। इस बोर्ड के ऊपर कितना वर्क डन आ रहा है फ्रिक्शन फोर्स का, ये पूछ रहा है। बोर्ड के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स का कोई वर्क डन नहीं है। क्यों वर्क डन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा था, जैसे मान लीजिए अगर मार्कर में फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा था तो इस बोर्ड में नीचे की तरफ लग रहा होगा। मान जैसे मार्कर को आप चला रहे थे, मार्कर पे इस तरफ लग रहा है तो ये जो बोर्ड था इसमें नीचे की तरफ लग रहा होगा, पर जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है। बोर्ड के तो किसी पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना आपके पास। तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन अगर आप बात करें बोर्ड पे, तो बोर्ड पे भाई साहब वर्क डन नहीं है। मार्कर पे बात करें तो हाँ मार्कर पे है नेगेटिव वर्क डन, दिस इज। सवाल में पूछता कि पेन पे कितना वर्क डन हुआ तो बच्चों ये आंसर होता, पर सवाल में स्मार्टली आप सवाल गलत पढ़े, इस वजह से उसमें ऐसे चकमा देने के लिए बात लिख दी कि हमें बोर्ड पे वर्क डन चाहिए, मार्कर पे या फिर पेन पे वर्क डन नहीं चाहिए।
ठीक है बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 0। अब हम बात करते हैं बच्चों B5 की। B5 में अगर आप देखेंगे तो क्या बोल रहा है? द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपके पास में है दैट इज ax माइनस bx स्क्वायर। ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन, दोनों की वैल्यू 1 1 है। आपको क्या बोल रहा है? वर्क डन बाय दिस फोर्स इन फर्स्ट मीटर, फर्स्ट 1 मीटर। तो आप क्या लिखेंगे? वर्क डन का फॉर्मूला लिखेंगे F डॉट एस। ये होता है कांस्टेंट फोर्स के लिए या फिर यूनिफॉर्म फोर्स के लिए, पर यहाँ पे फोर्स यूनिफॉर्म नहीं है, वो एक्सेस में बदल रहा है, तो आपको इसका ऐसे लिखना पड़ेगा F डॉट डी एस। क्लियर है बच्चों? तो आप यहाँ पे F की वैल्यू लिखिए, तो F की वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है जो दैट इज ax माइनस बी एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। ठीक है, आप इसे इंटीग्रेट करने जाएंगे तो कितना बनेगा? दैट इज a x स्क्वायर बाई 2 माइनस बी एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट्स कहां से कहां तक आपके पास? लिमिट है 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक। तो ये एक्सप्रेशन कितना आ गया आपके पास? a बाई 2 माइनस बी बाई 3। और इनकी वैल्यू जो आपके पास में a और b की वैल्यू 1 1 है, आप इसे सॉल्व करेंगे दिस एक्सप्रेशन विल बी 1/6। क्लियर? तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पे आपके पास में लेक्चर 2 का होमवर्क खत्म होता है। आई होप आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, आप पढ़ते रहिए, आप होमवर्क सही ढंग से करिए। फंसते हैं तो आपको वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप पे मेहनत हो रही है ना, तो आपको बढ़िया रिजल्ट निकाल के देना है। अभी आप लोग वर्क पावर एनर्जी से अब धीरे धीरे आप मैच्योर होने लग गए हैं। मतलब अभी आप ये नहीं रहा अभी बिल्कुल फ्रेशर रहे हैं, अभी वर्क पावर एनर्जी तक आगे, तो मैकेनिक्स आधा पे आप पहुंच चुके हैं। तो आपको मैच्योरिटी दिखानी है बच्चों, और लैगिंग नहीं करनी है ना। लैगिंग आप जितनी जैसे लैगिंग बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपका हौसला भी टूटता रहेगा, और हौसले को मजबूत रखना, लैगिंग करनी नहीं है। टाइम टू टाइम वर्क करना है, टाइम डिवोट करना है, और कुछ काम नहीं करना है। ये 2 साल आप मान लीजिए तपस्या चल रही है आपकी, और जो आपका टास्क है वही हमें कंप्लीट करना है। जो हमने लक्ष्य लिया है बच्चों पूरा होना चाहिए ना। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।